In this module, we will deal with chemistry of class 9th, chapter 2nd is matter around us pure. आज के इस वीडियो में हम अर्लियर नॉलेज का आखिरी कंटेंट पढ़ने वाले हैं जो होगा इवापोरेशन कॉज्ड कूलिंग. क्लियर है? जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, कभी भी किसी भी मटेरियल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हिडन एनर्जी के नाम से जाना जा सकता है, हिडन हीट के नाम से जाना जा सकता है, जिसे हम जनरली थर्मोमीटर पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इसे एक साइंटिफिक नेम लैटेंट हीट के भी नाम से जाना जाता है. क्लियर है? इवेपोरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फिनोमेना, it is natural phenomena which changes a liquid material into the gaseous one. क्लियर है? किसी लिक्विड मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है? गैसियस मटेरियल में कन्वर्ट करता है. पिछली वीडियो में हमने देखा कि कभी भी किसी एक मटेरियल को दूसरे स्टेट में जाने के लिए एक स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे मैं आज इवेपोरेशन के लिए पढ़ रहा हूं तो मैंने यहां पर लिक्विड को कन्वर्ट किया गैसियस फॉर्म में. मैं फिर से वाटर का ही एक एग्जांपल लेता हूं जहां पर एट 25 डिग्री सेल्सियस ना वाटर इज इन लिक्विड स्टेट. क्लियर? और हम इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा करके नेचुरली इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? गैसियस स्टेट में. क्लियर? अब इस कंडीशन में देखना, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर को हल्का सा टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होने से अगर यह 27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जा रहा है, क्लियर है, अब यह अपने स्टेट को चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट करता है, जो एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट होती है वर्क के फॉर्म में. मतलब पार्टिकल्स के, इंटर पार्टिकल्स के डिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, किसी लिक्विड के लिए पार्टिकल्स पे मॉडरेट डिस्टेंस पर होते हैं, लेकिन जब वही पार्टिकल किसी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो वह एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाते हैं. क्लियर है? अब अगर 25 डिग्री सेल्सियस से वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ गया, उससे ज्यादा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर नहीं है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड किस स्टेट में, वाटर किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा. और थोड़े समय बाद एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होगी, जो हमने 5 फैक्टर्स पढ़े थे, उन फैक्टर्स का यूज करते हुए यह 27 डिग्री सेल्सियस पर ही कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के फॉर्म में, यानी कि इवेपोरेशन के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में. और उसके लिए इसे फिर से एक बैरियर ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, जिसे हमने बोल दिया था लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन. क्लियर? मैं वेपराइजेशन वर्ड यहां पर नहीं यूज कर रहा हूं, कारण कि मैंने इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पर नहीं चेंज किया है, बल्कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर ही चेंज कर दिया है वेपर के फॉर्म में. क्लियर? अब इस कंडीशन में देखें, 27 डिग्री सेल्सियस केवल कंसिस्ट कर रहा है लिक्विड स्टेट, जबकि उसी सेम टेम्परेचर पर जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है वही वाटर, तो यह 20 डिग्री सेल्सियस प्लस लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कंसिस्ट कर रहा है. क्लियर? मतलब यह इस लिक्विड से इतनी एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. क्लियर है? तो अब कहीं से भी अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो उसको कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस लिक्विड स्टेट मटेरियल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए सेम टेम्परेचर पर, जिसे हमने लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन के नाम से समझा. क्लियर? अब जब वह एनर्जी एब्जॉर्ब कहां से की जाएगी? एनर्जी हमेशा सिस्टम या सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की जाएगी. क्लियर है? सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, इसको समझने के लिए समझना,
सिस्टम जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको सिस्टम बोलते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग। क्लियर? अब जैसे एक एग्जांपल के लिए देखें, मैंने थोड़ा सा एसीटोन ना, एसीटोन एक लिक्विड होता है ना, जिसकी कैरेक्टर होती है कि वो वेपर में जल्दी से कन्वर्ट होता है, उड़ जाता है। इसको एक पेट्रोल की तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा पेट्रोल हमने इस स्किन पर गिराया, क्लियर है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे ना? अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा नेल रिमूवर्स को, थिनर्स को, क्लियर है, स्पिरिट्स को, तो आप पाएंगे, या आज के टाइम पे सैनिटाइजर को, क्लियर है, अगर हमने सैनिटाइजर यहां पर लगाया तो आप पाएंगे कि आपकी स्किन ठंडी हो जाती है। क्लियर है? क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि सेम उसी टेम्परेचर पर वह लिक्विड तो है, लेकिन इवेपोरेट करने के लिए उसको थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए, जो कि वो सिस्टम से एब्जॉर्ब करता है, मतलब हमारी स्किन से एब्जॉर्ब करता है। और जब स्किन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारी स्किन कोल्ड महसूस करेगी। क्लियर है? ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि किस तरीके से इवेपोरेशन होने पर जब कोई एक लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो सिस्टम ठंडा हो जाता है ना, और इसी को हमने बोल दिया इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन नीडेड द लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड विच डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम होगा वहां से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, जिससे सिस्टम की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर है? इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा डेजर्ट कूलर के लिए। ठीक है? डेजर्ट कूलर, गर्मियों में क्लाइमेट हमारा थोड़ा सा कैसा होता है? ह्यूमिड नहीं होता, मतलब वाटर वेपर्स की प्रेजेंस नहीं होती। क्लियर? लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्लियर? और ये दोनों ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं हायर इवेपोरेशन को। क्लियर? अब आपने अगर कूलर देखा होगा गर्मियों में जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उस कूलर में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला एक मोटर पंप होता है जो कि वाटर को कंटिन्यूअस स्प्रे करता है उसके 3 साइड्स ऑफ वॉल पर, जो कि डेजर्ट से बना होता है, मतलब झाड़ियों से बना होता है। क्लियर? दूसरा कंपोनेंट होता है एक एग्जॉस्ट फैन, और यह एग्जॉस्ट फैन डायरेक्टली जो भी डेजर्ट पर वाटर गिर रहा होता है उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट को एक्सपोज करती है कमरे में। क्लियर है? तो अब एक कमरा हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। क्लियर? जब हमने कूलर को ऑन किया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कमरे में फैलना शुरू हुए, वो कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट पर गिरना शुरू हुए, दीवालों पर गिरना शुरू हुए, आपके बेड पर गिरना शुरू हुए, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स अभी किस फॉर्म में है? लिक्विड स्टेट में है ना। लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से, स्पीड, विंड स्पीड ज्यादा होने की वजह से, ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, टेम्परेचर हायर होने की वजह से यह इवेपोरेशन कॉज करेगा। और इवेपोरेशन में जब एक लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट होगा सेम टेम्परेचर पर, तो इसे फिर से जरूरत होगी लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की, और वह एब्जॉर्ब कहां से करेगा? वह सिस्टम से एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसी रूम से एब्जॉर्ब करेगा। और जब उस रूम से उसने एब्जॉर्ब किया तो रूम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए डेजर्ट कूलर कॉज कूलिंग इन अ ह्यूमिड एंड द ड्राई क्लाइमेट। क्लियर है? टेम्परेचर ज्यादा हो, ड्राई क्लाइमेट हो, उस कंडीशन में उसका इफेक्ट और भी ज्यादा होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो इवेपोरेट होंगे, और जितनी जल्दी से वो इवेपोरेट होंगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे हमारे सिस्टम से। क्लियर है? ये पहला हो गया डेजर्ट कूलर का एग्जांपल। ठीक, दूसरा एग्जांपल स्वेटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं हम। ठीक है? स्वेटिंग, पसीना होता है हमें गर्मियों में, हम कोई ज्यादा मेहनत वाला काम करें या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होने की वजह से हमको पसीने आते हैं ना। पसीने को भी देखें तो हमारी बायोलॉजिकल बॉडी का भी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू वह बॉडी के हीट को न्यूट्रलाइज करती है कूलेंट की तरीके से। क्लियर है? ठंडा करने के लिए वो कूलेंट की तरीके से क्या करता है? सिक्रीज करता है। क्या? स्वेटिंग सिक्रीज करता है। अब ये स्वेटिंग भी हमको कूलिंग कॉज करता है। कैसे? कभी आप स्वेटिंग में हो और एक फैन के नीचे आ जाओ तो होगा क्या? पसीना सूखता है, और पसीना सूखेगा तो हमको ठंडक महसूस होती है। कारण
पसीना लिक्विड स्टेट में होता है, हमारी बॉडी पर पूरा होता है। जैसे ही फैन या कोई भी वो 5 फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते इवेपोरेशन को, कोई भी ऐसा फैक्टर मिला तो अब यह पसीना इवेपोरेट होना शुरू हुआ। और इवेपोरेट कहां से हो रहा है? हमारी स्किन्स के थ्रू। और जब हमारी स्किन्स के थ्रू होगा तो लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की नीड होगी, जो वह हमारी स्किन से एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडक महसूस करेगी। क्लियर है? ये भी आपने एक्सपेरिमेंटल लाइफ में देखा होगा कि कभी पसीने से भीगने के बाद आप फैन के पास आते बोलते हैं पसीना सुखा रहे हैं, उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि आपको एक बैग बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, आपके रोए खड़े हो जाते हैं। कारण यही होता है क्योंकि उस कंडीशन में स्वेटिंग गैसियस स्टेट में जाने के लिए रिक्वायर करता है किस चीज़ को? लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को। और वह जब एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है? कूल्ड फीलिंग करने लगती है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल यहां पर देखें, यह हो सकता है मड फ्लास्क या अर्थन पॉट बोलते हैं। अर्थन पॉट, अर्थन पॉट मतलब वही मटका, घड़ा या सुराही बोलते हैं। ठीक है, गर्मियों के टाइम में सुराही में रखा हुआ पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे हुए बाहर के पानी से ज्यादा ठंडा होता है। क्लियर है? उसका कारण भी आप समझ लो। सुराही बना किससे होता है? मिट्टी से बना होता है और उसमें हल्का सा सैंड का अमाउंट मिक्स किया जाता है। क्लियर? सैंड का अमाउंट भी मिक्स किया जाता है और साथ में एक केस इसमें और आप देखेंगे कि इसका जो टॉप ऑफ द लेयर बना होता है वो बहुत पतला होता है, मतलब सरफेस एरिया कम हो जाता है इसका। ठीक है, इस कंडीशन में यहां से डायरेक्टली वाटर का इवापोरेशन नहीं होता। अर्थन पॉट होने की वजह से इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब हमने इसमें पानी फिल किया तो अब क्या होगा? ये पोर्स के थ्रू बाहरी जो सरफेस है उसको गीला कर देता है। क्लियर है? बाहरी सरफेस क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। जैसे कभी आपने कुल्हड़ में चाय देखी होगी या पानी पीते हैं तो क्या होता है? पूरा कुल्हड़ गीला हो जाता है ना, मिट्टी का वो जो बर्तन होता है, कारण उसमें पोर्स होते हैं, उस पोर्स से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरे के पूरे जो बॉडी होता है, बल्क बॉडी होता है, पूरे में वो गीला कर लेता है। ठीक है, अब क्या हो गया? यह पूरा गीला हो गया। ठीक, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर है। अब क्या करेगा? यह वाटर इवेपोरेट होना चाहेगा। कौन सा? जो सुराही के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट पूरे के पूरे सरफेस पर आ गया, वह भी इवेपोरेट करना चाहेगा। और इवेपोरेट होने के लिए फिर से इसी एक हिडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हमने बोला लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर है? यह फिर से कहां से एब्जॉर्ब करेगा? सिस्टम से एब्जॉर्ब करेगा। सिस्टम मतलब इसी सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा। और इस सरफेस से जब एब्जॉर्ब करेगा तो यह सरफेस पूरा क्या होगा? इसको एनर्जी प्रोवाइड किया और इस एनर्जी के बाद यह लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में। लेकिन इस पूरे सरफेस का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यह पूरा फ्लास्क ठंडा होगा और फ्लास्क के ठंडे होने से अंदर रखा हुआ पानी भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे एक फ्रिज में हम बॉटल रखते हैं तो सबसे पहले बॉटल ठंडी होती है, फिर उसमें रखा हुआ इनसाइड का वाटर ठंडा होता है। उसी तरीके से यहाँ पर इस अर्थन पॉट पर पहले वो आउटर सरफेस ठंडी होती है और उस आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से जो इनर वाटर होगा वो क्या होगा? वह भी ठंडा हो जाएगा। क्लियर है? ये थे 3 ऐसे एग्जाम्पल जो इवापोरेशन कॉज कूलिंग के फेवर्स में होते हैं, फेवरेबल होता है। फोर्थ, इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर गर्मियों के टाइम पर हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। क्लियर है? तो वहां पर आंसर आपको मिलता है, इन समर वी शुड वेयर द कॉटन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। क्या पहनना हमें? कॉटन क्लोथ पहनना होता है, वो भी लाइट कलर का। क्यों? इसका भी कारण समझ लेना। कॉटन आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर ना, और शायद आपने देखा होगा कि जब दिया बाती बनाते हैं तो वो कॉटन का ही होता है, वो केवल तेल में हल्का सा डिप होता है और वो तेल धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है कॉटन तक। ठीक है, उसी तरीके से कॉटन के कपड़े हैं तो जो भी हमको सेटिंग होती है वो पूरी की पूरी कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है, एक नया सरफेस बना देता है। और लाइट कलर होने से क्या होता है? यह एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है।
जितना ही डार्क कलर का क्लॉथ होगा वह एटमॉस्फेयर से उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसा कि गर्मियों में कभी ब्लैक कलर के क्लॉथ्स आप पहन लो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपने आग में खड़े हैं ना, धूप में खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है आप बॉयल हो रहे हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वह एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है डार्क क्लॉथ। लेकिन लाइट क्लॉथ होगा तो क्या करेगा, लाइट पड़ते ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कम एब्जॉर्प्शन होगा। और क्योंकि स्वेटिंग हुआ है तो पूरा कपड़ा गीला हो गया है, अब वह स्वेटिंग भी सेम उसी तरीके से एक्ट करेगा जैसे यह सरफेस एक्ट कर रहा था वाटर को इवेपोरेट करने के लिए ना। उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो कहां से एब्जॉर्ब करेगा, उसी कॉटन क्लॉथ से एब्जॉर्ब करेगा। और कॉटन का क्लॉथ आपको ठंडक महसूस करेगी, मतलब जितना ही ज्यादा पसीना होगा वो कॉटन क्लॉथ आपको उतनी ही ठंडक देगी, उतने ही अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, उसको वेयर कर सकते हैं, आपको कोल्डनेस महसूस होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो जनरली इवेपोरेशन के कॉज होते हैं। और इवेपोरेशन कॉज हमेशा कूलिंग करता है, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो एक्सपेरिमेंटली हो, कहीं पर भी इवेपोरेशन होगा उसको लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की रिक्वायरमेंट होगी और वह हमेशा सिस्टम से एब्जॉर्ब करेगा। सिस्टम से एब्जॉर्ब करने के बाद वह टेम्परेचर डाउन हो जाएगा सिस्टम का, जिसकी वजह से उसमें कोल्डनेस आ जाएगी। डन है? तो आज के वीडियो में हमने जनरली इवेपोरेशन कॉज कूलिंग के बारे में समझा, किस तरीके से कूलिंग करता है इवेपोरेशन इसके बारे में समझा। आगे की वीडियोस में एक कंटेंट होगा जहां पर हम टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन समझेंगे और साथ ही साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 के मेन कंटेंट पर, जो 5 कंटेंट आपको पहले वीडियो में बताया गया इस चैप्टर को लेकर के, उसके बारे में। डन है? बने रहिए हमारे साथ आगे के भी वीडियोस में और अच्छे से समझने के लिए मटेरियल को, मटेरियल के नेचर को और मटेरियल के प्रोसेसेस को। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।